Hello students, before we begin with today's video, you can go to the Google Play Store or click on the link in the description below and download the PrepWell app, where you'll find premium content on various law, fashion designing, management and university entrance exams. So download the PrepWell app today. सो स्टूडेंट्स, अब हम पास्ट ईयर पेपर्स को सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। तो हम 2008 के जो क्लैट में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के अंदर पैसेज आया था उसको सॉल्व करते हैं। इस पैसेज के अंदर जो मेन टॉपिक था वो था माय लव ऑफ नेचर। ठीक है, इसके अंदर जो ऑथर है उन्होंने खुद की अपनी स्टोरी बताई है बचपन से लेके जब तक वो एक फ़ोटोग्राफ़र बने तब तक की। और उन्होंने बताया कि कैसे बचपन में उनकी जो दादी है उनकी वजह से उनका जो नेचर के अंदर इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया। उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन करी ज़ूलॉजी में, ठीक है, क्योंकि उन्हें नेचर से बहुत प्यार था और एनिमल्स में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था उनको। लेकिन उस टाइम पे उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि वो फ़ोटोग्राफ़र बनने वाले हैं। उसके बाद वो गए नॉर्वे, वहाँ पे डाइविंग करी उन्होंने, और क्योंकि उन्हें पता था कि वो डाइविंग करेंगे तो वहाँ उन्हें सारे सी एनिमल्स देखने को मिलेंगे, तो तब उन्होंने अपना पहला कैमरा ख़रीदा। उस टाइम पे उनके पास उतने पैसे नहीं होते थे कि वो कलर्ड पिक्चर्स बनाएं, इसलिए वो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स बनाते थे। और उस टाइम पे जो उन्होंने डाइविंग करी थी वहाँ पे उन्होंने सी एनिमल्स जो भी है उनको रिकॉर्ड कर लिया था उस कैमरा में, पिक्चर्स ली थी उनकी, फ़र्स्ट टाइम उन्होंने पिक्चर्स ली थी। लेकिन उस टाइम पे उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि वो बाद में जाके एक वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़र बनने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि उनके लिए वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़र बनना एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, यानी कि ज़ूलॉजी पढ़ के ग्रेजुएशन करके वो एक साइंटिस्ट बने थे। लेकिन फिर उन्हें लगा कि नहीं यार, मुझे एक्चुअल इंटरेस्ट वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी में है, तो फिर वो फ़ोटोग्राफ़ी करने गए। लेकिन उन्हें लगा कि भाई दूसरे फ़ोटोग्राफ़र्स से वो काफ़ी अलग है, और इसका मेजर रीज़न ये था कि वो हर फ़ोटो को बायोलॉजिकली करेक्ट तरीके से दिखाना चाहते थे। ठीक है, बाकी फ़ोटोग्राफ़र्स क्या देखते थे कि हमारी पिक्चर कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकती है ना, वो सिर्फ उसे ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश करते थे। जबकि जो हमारे ऑथर है वो चाहते थे कि वो पिक्चर करेक्ट हो, यानी कि वो जानवर जहाँ नेचुरली रहते हैं उन्हीं के एनवायरनमेंट में उनकी पिक्चर ली जाए। जबकि जो फ़ोटोग्राफ़र्स हैं वो उन जानवरों को कहीं भी कोई अच्छे पूल में डाल के या फिर किसी ऐसी जगह पर डाल के जो बहुत ही सुंदर हो वहाँ डाल के और पिक्चर्स लेते थे, जो कि करेक्ट नहीं होती थी। लेकिन फिर भी क्योंकि वो ब्यूटीफुल होती थी तो ज़्यादा उनकी पिक्चर्स को प्रेफर किया जाता था। उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि हमें इस तरह से एनिमल्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर कोई पिक्चर नहीं भी मिलती है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम जानवरों को डिस्टर्ब ना करें। और आजकल की जो लाइफस्टाइल है जिसके हिसाब से लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा वाइल्ड प्लेसेस पे जा रहे हैं, वाइल्ड एनिमल्स को परेशान कर रहे हैं, तो इस बात से उन्हें बहुत प्रॉब्लम है। और उनके लिए पिक्चर्स लेना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि जानवर जो है वो अब नहीं आना चाहते उनके आसपास, इंसानों के आसपास, वो डर जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इस वजह से भी बहुत प्रॉब्लम है। वो कह रहे हैं कि हम अच्छे से पिक्चर्स नहीं ले पाते। और साथ ही साथ फिर वो कह रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है। वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी लोगों को एजुकेट करने में हेल्प करती है, लोगों को ये बताती है कि कौन से जानवर है जो कि अब ख़त्म हो गए हैं, जो बहुत सुंदर थे, जो हमारे नेचर को इतना अच्छा बनाते हैं, उन्हें हमें कंजर्व करना चाहिए। ये सब बताने के लिए हमें वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी करनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें कहते हो। फिर वो कहते हैं कि वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पेशेंस। ठीक है, अगर हमारे अंदर पेशेंस नहीं होगी तो हम इतनी देर वेट करके और कोई अच्छा शॉट नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो वो यही कहते हैं। वो कहते हैं कि पहले उनके अंदर उतनी पेशेंस नहीं थी, बट अब जब भी वो वेट करते हैं किसी अच्छे शॉट का, तब उस टाइम के अंदर बीच में वो कुछ किताबें पढ़ लेते हैं या फिर कुछ लिख लेते हैं, जिससे उनका टाइम जो है वो वेस्ट नहीं जाता। और अगर उन्हें वो शॉट नहीं भी मिल पाता उस चीज़ का जिसके लिए वो वेट कर रहे थे, तो वो किसी और चीज़ की पिक्चर खींच लेते हैं, क्योंकि वो कई सारी चीज़ों की पिक्चर्स लेते हैं। वाइड रेंज ऑफ थिंग्स हैं जिनकी वो पिक्चर्स नॉर्मली लेते हैं। तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जिस शॉट के लिए वो वेट कर रहे थे वो उन्हें मिले या ना मिले, वो उससे डिसअपॉइंट नहीं होते, बल्कि वो कोई दूसरी चीज़ की पिक्चर ले लेते हैं। तो अब हम एक्चुअल पैसेज पे आते हैं। पैसेज का नाम वही है, माय लव ऑफ नेचर। और ऑथर इसके अंदर बता रहे हैं कि भाई उनके अंदर नेचर के लिए इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ और किस तरह से वो एक वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़र बन गए। तो वो कहते हैं कि बचपन से ही वो कई बार अपने ग्रैंड पेरेंट्स के फार्म में जाके रहते थे, है ना। और क्योंकि उनके डैड जो थे वो आर्म्ड फोर्सेस में थे, इसलिए वो किसी भी घर में बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाए, जगह चेंज करते रहते थे।
तो उनकी जो दादी थी उनकी वजह से ही उनके अंदर नेचर के अंदर इंटरेस्ट डेवलप हुआ, क्योंकि उनकी दादी उन्हें वाइल्ड फ्लावर्स के नाम बताती थी, उन्हें कहती थी कंट्री साइड पे चीज़ें देखो या नेचर को देखो, क्योंकि हम जानते हैं कंट्री साइड या विलेजेस जो होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है, बहुत सारे अलग अलग तरह के जानवर होते हैं, तो उन्हें देखने के लिए वो कहती थी। इसी वजह से, इसी इंटरेस्ट की वजह से उन्होंने ज़ूलॉजी में ग्रेजुएशन किया था। अब ग्रेजुएशन के बाद वो गए डाइविंग करने के लिए नॉर्वे में। अब क्योंकि उन्हें पता था वो डाइविंग करने जाएंगे तो वहाँ पे उन्हें सी क्रीचर्स मिलेंगे और उन्हें वो रिकॉर्ड करना चाहते थे ताकि उनके पास एक मेमोरी रहे कि मैं वहाँ पे गया था। तो उसके लिए उन्हें कैमरे की ज़रूरत थी। तो फर्स्ट कैमरा जो था ऑदर का वो दिया था उनके डैड ने उनको, जो कि एक एग्जैक्टा था। उस टाइम के लिए एक बहुत ही अच्छा कैमरा था वो, और उन्होंने अपनी फ़र्स्ट पिक्चर्स ली सी एनेमोन्स और स्टारफिश की। जैसा हम जानते हैं जब हम डाइविंग करते हैं हम डीप सी में जाते हैं, डीप सी में सी एनेमोन्स और स्टारफिश हमें आसानी से देखने को मिलती है। अब उन्होंने बहुत ही जल्दी सीख लिया कि किस तरह से पिक्चर्स को डेवलप और प्रिंट किया जाता है। उस टाइम पे लोग खुद ही कैमरा से जो पिक्चर्स लेते थे उनको डेवलप करते थे, लेकिन उनके पास उतना पैसा नहीं होता था कि वो कलर्ड पिक्चर्स को डेवलप कर सके, इसलिए वो ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स को डेवलप करते थे। अब उस टाइम पे वो कैमरा को बहुत ज़्यादा एक टूल की तरह इस्तेमाल करते थे, सिर्फ चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए, है ना। लेकिन उन्हें इस तरह का कोई एम्बिशन नहीं था, इस तरह का उन्होंने कुछ भी दिमाग में नहीं सोच रखा था कि भाई मुझे आगे जाके फ़ोटोग्राफ़र बनना है, और आगे भी कई सालों तक उन्हें नहीं पता था कि वो एक फ़ोटोग्राफ़र बनेंगे। अब ऑदर कह रहे हैं कि उस टाइम के जो दूसरे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स थे उनके मुकाबले उनका अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका काफ़ी अलग था, क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग ली थी एज अ साइंटिस्ट, एज अ फोटोग्राफर नहीं ली थी। इसलिए वो पिक्चर्स ऐसी लेते थे जो कि बायोलॉजिकली करेक्ट होती थी, यानी कि जब वो जानवरों की पिक्चर्स ले रहे होते थे तो वो उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में होती थी, ठीक है। इस तरह से पिक्चर्स नहीं ली जाती थी कि वो बहुत आर्टिफिशियल लगे, ठीक है। जबकि दूसरे जो फोटोग्राफर्स होते थे वो सी क्रीचर्स को उठा के कहीं और जाके रख देते थे, कुछ अट्रैक्टिव पूल्स में रख देते थे, या फिर कुछ जानवर ऐसे जो कि शोर के मिडल में रहते थे उनको वो शोर के बॉटम में जाके रख देते थे, क्योंकि वहाँ पे वो शायद ज़्यादा सुंदर फ़ोटोज़ आती, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें करने से हम एक्चुअली में जिन सी वीड्स के ऊपर वो रह रहे हैं उसे गलत बता रहे हैं, यानी कि जो एक्चुअल में जिन सी वीड्स पे वो रहते हैं उससे हटा के हम उनको दूसरी जगह रख रहे हैं, तो वहाँ पे दूसरी सी वीड्स दिखेंगी, तो वो एक्चुअली बायोलॉजिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ये चीज़ बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट है फोटोग्राफी के अंदर, और फोटोग्राफी में इम्पॉर्टेंट ये है कि आप पिक्चर्स को सुंदर दिखाओ, है ना। भले ही वो गलत हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है कि वो सराउंडिंग में जानवर रहता ही नहीं हो, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फ़ोटो सुंदर होनी चाहिए। इसीलिए कई सारे लोग ऐसे ही थे जो कि उन पिक्चर्स को प्रेफर करते थे या उन पिक्चर्स को सिलेक्ट करते थे जो कि अट्रैक्टिव लगती थी एज़ कम्पेयर टू वो पिक्चर्स जो एक्चुअली में ट्रूथफुल होती थी या सही होती थी, है ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ऑदर कहते हैं कि हमें जानवरों के बारे में भी सोचना चाहिए, ठीक है। हमें ये सोचना चाहिए कि हम सिर्फ एक पिक्चर लेने के लिए उन्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे, कहीं एक पिक्चर लेने के लिए हम उन्हें परेशान तो नहीं कर रहे, उनके खुद के एनवायरनमेंट से निकाल के हम उन्हें ऐसे एनवायरनमेंट में तो नहीं डाल रहे जो उनके लिए हार्मफुल हो, ठीक है। तो उस शॉट को लेने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उस जानवर के बारे में भी सोचें, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें वो पिक्चर नहीं मिल पाई, ये एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, ठीक है। हमें कोई और अच्छी पिक्चर मिल जाएगी। अब ऑदर ये कह रहे हैं कि लोगों का जो बिहेवियर है एनिमल्स की तरफ वो बहुत ही इग्नोरेंट है, या फिर वो समझते नहीं है कि एनिमल्स को हमें परेशान नहीं करना चाहिए, इसलिए वो वाइल्ड प्लेसेस पे चले जाते हैं। वहाँ पे जाके अब जानवर जो हैं उन्हें कार्स का तो थोड़ी बहुत आदत पड़ जाती है, लेकिन जो लोग एकदम से उनके आसपास आ जाते हैं, उन्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं, उनसे वो हैबिचुअल नहीं हो पाते, ठीक है। उन्हें अजीब लगता है कि ऐसे कौन लोग हैं जो हमारे पास आ रहे हैं और हमें इस तरह से चीज़ें खिला रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो प्रेशर है लोगों का, यानी कि क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोग आ रहे हैं उसकी वजह से ये जो जानवर हैं ये कहीं कहीं छुप जाते हैं। और दूसरी बात, बहुत कम जगह हैं ऐसी जहाँ पे किसी और फोटोग्राफर ने कभी फ़ोटो ना ली हो। इस वजह से जो ऑदर हैं वो ये कह रहे हैं कि एक प्रोफेशनल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के लिए एक बहुत ही बुरा टाइम है ना। जानवर एक तो मिल नहीं रहे हैं क्योंकि लोगों ने उनको डरा दिया है, और ऊपर से ऐसी जगह भी बहुत कम है जहाँ पे किसी और फोटोग्राफर ने फ़ोटो ना ली हो, है ना। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है लोगों को एजुकेट करने के लिए, है ना। लोगों को ये बताने के लिए कि हमें किसे कंजर्व करना है और क्यों कंजर्व करना है, ठीक है, क्यों इम्पॉर्टेंट है इन जानवरों को बचाना। तो फोटोग्राफी जो है ये इन्जॉयबल पास टाइम भी हो सकती है, और कभी कभी ये यंग और ओल्ड सबको ही एजुकेट करने के लिए ज़रूरी भी होती है। अब एक गुड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए सबसे मेजर वो है पेशेंस, ठीक है।
पेशेंस के बिना वो उस पिक्चर को अच्छी तरह से नहीं ले सकता, क्योंकि आपको 10 तरीके से, 1000 तरीके से एक ही पिक्चर को लेना होता है, 10 एंगल से लेना होता है, तब जाके वो पिक्चर शायद अच्छी आती है। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना होता है, बैठने के लिए, वेट करने के लिए। अब ऑथर कह रहे हैं कि वो पहले उतने पेशेंट नहीं थे, लेकिन अब वो बहुत पेशेंट हो गए हैं, क्योंकि जो खाली टाइम होता है, जिस टाइम पे वो वेट कर रहे होते हैं, तब वो कुछ ना कुछ लिख लेते हैं, है ना। तो उस टाइम पे उन्हें लगता है कि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी पिक्चर भी आ जाएगी, और जो बीच का टाइम है जहाँ पे मुझे वेट करना है, उस टाइम पे भी मैं कुछ काम की चीज़ कर रहा हूँ। तो अब क्योंकि उन्होंने फ़ोटोग्राफी की है वाइड रेंज ऑफ थिंग्स पे, ठीक है, कई सारी चीज़ों के बारे में वो फ़ोटोग्राफी करते हैं, तो इस वजह से उनका मेन टारगेट अगर नहीं भी आता, मान लो अगर जिस जानवर का वो वेट कर रहे थे वो नहीं भी आया बहुत टाइम तक, तो वो किसी और चीज़ की फ़ोटो ले लेंगे, है ना, क्योंकि वो नेचर के बारे में कई सारी चीज़ों की फ़ोटोग्राफी करते हैं। तो एक तरह से वो ये कह सकते हैं कि ज़रूरत नहीं है मुझे कि कोई टारगेट आए या ना आए, नहीं भी आता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं किसी और चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कर लूँगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, जो राइटर है उन्होंने यूनिवर्सिटी में ज़ूलॉजी क्यों पढ़ने का सोचा। तो हमने पैसेज में पढ़ा है, वहाँ लिखा हुआ था कि क्योंकि उनकी जो ग्रैंड मदर थी, उन्होंने उनको जो कंट्री साइड है उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई और उनको वो बताती थी सारे नेचर के बारे में, तो उनका इंटरेस्ट डेवलप हो गया नेचर के अंदर, इसलिए उन्होंने ज़ूलॉजी में ग्रेजुएशन की। ऑप्शन ए, शी वॉन्टेड टू इम्प्रूव हर लाइफ इन द कंट्री साइड। ये बात गलत है, क्योंकि वो कंट्री साइड में रहती नहीं थी, वो कंट्री साइड में अपनी ग्रैंड माँ से मिलने जाती रहती थी। शी वॉज परसुएडेड टू डू सो बाय हर ग्रैंड मदर। परसुएडेड, फोर्स नहीं किया था उनकी ग्रैंड मदर ने, ठीक है, परसुएडेड का मतलब है कि फोर्स किया गया है ना। जबकि हम ये कह सकते हैं ग्रैंड मदर की वजह से एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ उनके अंदर, और उस इंटरेस्ट की वजह से उन्होंने ज़ूलॉजी को ऑप्ट किया। शी वॉज़ कीन ऑन द नेचुरल वर्ल्ड। ये बात जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि वो नेचर के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती थी, इसलिए उन्होंने ज़ूलॉजी को ऑप्ट किया। शी वॉन्टेड टू स्टॉप मूविंग अराउंड ऑल द टाइम। ये बात भी गलत है, ऐसा कुछ भी पैसेज में नहीं लिखा गया है, सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, उन्होंने फर्स्ट कैमरा जो है अपना वो क्यों लिया, ठीक है, उन्हें ज़रूरत क्या थी उस कैमरा की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो डाइविंग जाने वाली थी नॉर्वे, और वहाँ के जो सी क्रीचर्स हैं उन्हें रिकॉर्ड करने का उन्हें कोई तरीका चाहिए था। तो उनके डैड जो है उन्हें फ़ोटोग्राफी के बारे में कुछ नहीं पता था, फिर भी वो उनके लिए एक अच्छा कैमरा ले आए। ऑप्शन में देखते हैं, शी नीडेड टू बी एबल टू लुक बैक एट वॉट शी हैड सीन। ये ऑप्शन सही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि वो रिकॉर्ड करना चाहती थी वो सारी चीज़ें जो उन्होंने देखी थी वहाँ पे। शी वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ़ शी इन्जॉयड फोटोग्राफी। ये बात गलत है, क्योंकि बहुत सालों तक उन्हें पता नहीं चला कि वो फोटोग्राफी को इन्जॉय करती हैं या फिर वो फोटोग्राफर बनना चाहती हैं। हर फादर थॉट इट वॉज अ गुड आइडिया फॉर हर टू हैव वन। ये बात कहीं पैसेज में नहीं लिखी गई है, हो सकता है आप इस ऑप्शन में कंफ्यूज हो, लेकिन आपको होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि उनको ज़रूरत थी उस कैमरा की, वो चाहती थी कि वो सी क्रीचर्स को रिकॉर्ड करे, इसलिए उनके डैड ने उनको कैमरा ला के दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनके डैड ने सोचा कि भाई उनको एक कैमरा की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। So better option is option A. She wanted to learn how to use one and develop her own prints. ये बात भी गलत है, ये सब उन्होंने कैमरा आने के बाद सीखा, वो ये सब सीखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने कैमरा नहीं लिया। So option A would be correct. क्वेश्चन नंबर 3, शी डिड मोर ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी दैन कलर्ड फोटोग्राफी। क्योंकि मैंने बताया था पैसेज में लिखा हुआ है कि उस टाइम पे उनके पास उतना पैसा नहीं होता था कि वो कलर्ड फोटोग्राफ्स डेवलप कर सके, है ना। तो ऑप्शन डी देखिए, आपके यहाँ लिखा हुआ है कि शी डिडंट हैव मच मनी इन दोज डेज, तो ये बिल्कुल सही होगा कि ये डायरेक्टली आपको पैसेज में मिल जाएगा। इसके अलावा जो ऑप्शन है जैसे कि कलर फोटोग्राफ उन्हें पसंद नहीं थी, तो ये बात गलत है, ठीक है, ऐसा कहीं पैसेज में उन्होंने नहीं लिखा है। शी डिड नॉट हैव अ गुड कैमरा, ये तो बिल्कुल ही गलत बात होगी, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि जो कैमरा उनके डैड उनको ला के दिए थे, जिसका नाम एग्जैक्टा था, वो एक बहुत अच्छा कैमरा था। शी वॉन्टेड क्वालिटी फोटोग्राफ, तो क्वालिटी फोटोग्राफ तो कलर्ड फोटोग्राफ में भी मिल सकती थी ना, कलर से थोड़ी फ़र्क पड़ता है क्वालिटी पे। सो ऑप्शन सी भी गलत होगा एंड द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, जो ऑथर हैं वो बाकी के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स से अलग कैसे हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि बाकी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स जो थे उनसे वो काफ़ी अलग है, क्योंकि वो एक साइंटिस्ट की तरह ट्रेन की गई हैं और उनका अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका काफ़ी अलग है, इसलिए वो ऐसी पिक्चर्स लेती हैं ज़्यादातर जो कि बायोलॉजिकली करेक्ट हो, यानी कि जब वो जानवरों की फ़ोटोज़ लेती है तो वो उनकी नेचुरल एनवायरनमेंट में लेना चाहती है, वो उनको किसी और जगह पे रख के, किसी सुंदर जगह पे रख के फ़ोटो को अट्रैक्टिव नहीं बनाने की कोशिश करती। ऑप्शन ए, शी ट्राइज टू मेक अ फोटोग्राफ्स एज अट्रैक्टिव एज पॉसिबल। ये बात गलत होगी, जो बाकी के जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स थे वो अपनी पिक्चर्स को अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करते थे, और ये जो हमारी ऑथर हैं वो ऐसा कुछ नहीं करती थी। शी टेक्स फोटोग्राफ्स विच रिकॉर्ड एक्यूरेट नेचुरल कंडीशंस। ये बात जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि वो यही कहती है कि वो
करेक्ट या एक्यूरेट कंडीशंस में उनकी फ़ोटोग्राफ्स लेती थी जानवरों की। शी लाइक्स टू फोटोग्राफ प्लांट्स एज वेल एज वाइल्ड लाइफ। ऐसा कहीं भी जो है पैसेज में लिखा तो नहीं है। हम कह सकते हैं कि हो सकता है वो इन दोनों के बारे में फ़ोटोज़ लेती हों, लेकिन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स से और उनकी खुद की फ़ोटोज़ में ये डिफरेंस नहीं है। पैसेज में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं दिया गया है। शी नोज़ द बेस्ट प्लेसेस टू फाइंड वाइल्ड लाइफ, ये बात गलत है, क्योंकि हो सकता है ऑदर के पास बेस्ट प्लेसेस हो, लेकिन दूसरे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स तो ऐसे होंगे ना जिन्हें बेस्ट प्लेसेस पता होंगी। तो ये इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, जो पैसेज में ऑदर लिखते हैं कि भाई जो दूसरे फोटोग्राफर्स हैं वो एक तरह से दूसरे जानवरों को उठा के अपने नेचुरल एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में रख देते हैं, ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे उन्हें प्रिटियर दिखा सके वो, है ना। तो यहाँ पे देम के बारे में लिखा हुआ है कि देम किसके बारे में हो रहा है, किसको वो प्रिटियर बनाना चाहते हैं। तो एक्चुअली में यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो सी क्रीचर्स को प्रिटियर बनाना चाहते हैं, है ना। ऑब्वियस सी बात है कि वो सी क्रीचर्स को ही प्रिटियर बनाना चाहेंगे, क्योंकि वो उनकी पिक्चर ले रहे हैं ना, अट्रैक्टिव पूल्स। तो पूल्स को वो प्रिटियर कैसे बनाएंगे, वो ऑलरेडी अट्रैक्टिव हैं और उनकी पिक्चर्स वो ले भी नहीं रहे हैं, वो वाइल्ड लाइफ की पिक्चर्स ले रहे हैं, सी क्रीचर्स की पिक्चर्स ले रहे हैं, तो उन्हीं को प्रिटी बनाना चाहेंगे। सी वीड्स को भी वो प्रिटियर नहीं बनाना चाहते, नेचुरल सराउंडिंग्स को तो वो बिल्कुल प्रिटी बनाना नहीं चाहते। वो तो उनको नेचुरल सराउंडिंग से उठा के किसी और अच्छी सराउंडिंग में डाल देते हैं ताकि वो पिक्चर्स में प्रिटी लगे। सो ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, ऑदर जब कहती हैं कि लोगों के अंदर इग्नोरेंस है तो वो किस बारे में बात कर रही हैं। तो मुझे लगता है वो यही कहना चाह रही है कि एनिमल के बारे में सोचना ज़्यादा ज़रूरी है, कि कहीं हम पिक्चर लेते टाइम उस एनिमल को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे, कहीं हम उसे ऐसी जगह पर तो नहीं ले जा रहे जहाँ पे उसके लिए कोई हार्म पोज हो जाए, है ना। और साथ ही साथ में जो लोग ज़बरदस्ती उन जगहों पे जाके उन्हें डिस्टर्ब करते हैं वो लोग भी इग्नोरेंट बिहेवियर शो कर रहे हैं, यानी कि वो एनिमल्स के बारे में नहीं सोच रहे। ऑप्शन ए, ऑल्टरिंग थिंग्स डेलिबरेटली, ये बात गलत है, क्योंकि ये जो जानवर जो हैं इनसे जो मिलने जाते हैं वो लोग ऑल्टर नहीं करते चीज़ों को, है ना। तो मतलब कहीं भी पैसेज में ये नहीं लिखा हुआ है कि वो इनके नेचुरल एनवायरनमेंट को ऑल्टर करते हैं। सडनली रशिंग अप टू एनिमल्स, ये बात भी उनकी इग्नोरेंस नहीं है ना। इग्नोरेंस का मतलब ये है कि वो उन एनिमल्स के बारे में नहीं सोच रहे, ये नहीं सोच रहे कि हम एनिमल्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं या फिर हम उन्हें परेशान कर रहे हैं, हमारी वजह से शायद उनको कोई हार्म हो सकता है। तो ऑप्शन बी भी बेटर आंसर नहीं हो सकता। पीपल टेकिंग फोटोग्राफ्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ये बात तो पैसेज में कहीं नहीं दी गई है कि वो लोग फोटोग्राफ्स लेते हैं इसलिए जो एनिमल्स है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। पीपल नॉट थिंकिंग अबाउट द एनिमल्स इन द फर्स्ट प्लेस, ये बात जो है बिल्कुल सही है। चाहे फोटोग्राफर्स हो चाहे दूसरे लोग हो जो कि वाइल्ड एनिमल्स को देखने जाते हो, सब ही जो है वो ऐसी इग्नोरेंस शो कर रहे हैं कि भाई हम एनिमल्स के बारे में सोचेंगे ही नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें डिस्टर्ब हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, हम वो करेंगे हमें जो पसंद है। सो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। राइटर कहते हैं कि अब वाइल्ड एनिमल्स को फोटोग्राफ करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, तो उसका रीज़न वो क्या देते हैं। तो दो रीज़न्स देते हैं वो। पहला रीज़न है द शेयर प्रेशर ऑफ पीपल, यानी कि ये जो जानवर हैं ये लोगों से बहुत ज़्यादा डरने लग गए हैं। और दूसरी चीज़, ऐसी जगह उन्हें बहुत कम मिल पा रही है जहाँ पे पहले किसी ने फ़ोटोग्राफी नहीं की हो, है ना। ऑप्शन ए इज़ देयर आर फ्यूअर ऑफ देम, तो ये बात गलत होगी। पैसेज में कहीं उन्होंने नहीं लिखा है कि जानवर अब कम हो गए हैं नंबर में। दे हैव बिकम मोर नर्वस ऑफ पीपल, ये बात जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि जानवर जो हैं वो काफ़ी नर्वस हो गए हैं, लोगों को देख के डर जाते हैं, इधर उधर भाग जाते हैं। इस वजह से काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही है ऑदर को फोटोग्राफ करने में। इट इज़ हार्डर टू फाइंड सूटेबल प्लेसेस, ये बात गलत होगी। आपको हो सकता है ये ऑप्शन सही लगे लेकिन ये गलत है, क्योंकि यहाँ सूटेबल प्लेसेस की बात नहीं हो रही है। सूटेबल प्लेस तो मिल जाएगी लेकिन ऐसी जगह नहीं मिल सकती जहाँ पे पहले किसी ने फ़ोटोग्राफ नहीं किया हो, क्योंकि दुनिया में इतने सारे फोटोग्राफर्स हैं। दे हैव बिकम फ्राइटेंड ऑफ कार्स, तो यार कार्स से वो फ्राइटेंड नहीं हुए हैं। पैसेज में लिखा हुआ है कि जो एनिमल्स हैं वो कार्स से तो हैबिचुअल हो गई हैं लेकिन वो लोगों से हैबिचुअल नहीं हो पाए हैं अभी तक। सो ऑप्शन डी भी गलत होगा। सो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी जो है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो ऑदर कहते हैं कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है हमारी लाइफ में, क्योंकि ये लोगों को एजुकेट करती है कि हमें कौन से जानवर नेचर में पाए जाते हैं और किन्हें हमें कंजर्व करना है। ऑप्शन ए, फोटोग्राफी इज़ एन एन्जॉयबल हॉबी, स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन जो फोटोग्राफी की मेन इंपॉर्टेंस है वो ये नहीं है ना। वी लर्न लिटिल अबाउट वाइल्ड लाइफ एट स्कूल, ये बात भी गलत है। पैसेज में ऐसा कहीं नहीं दिया गया कि हमें स्कूल में वाइल्ड लाइफ के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। इट इज़ वर्थ वाइल विजिटिंग द कंट्री साइड, ये बात भी गलत है। फोटोग्राफी से हम कंट्री साइड को प्रमोट नहीं कर रहे, हम ये नहीं कह रहे कि आप लोग विलेज में जाके जानवरों को देखो। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ्स एजुकेट पीपल अबाउट वाइल्ड एनिमल्स, ये बात जो है बिल्कुल सही है और यही इस फोटोग्राफी की मेन इंपॉर्टेंस है। सो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट।
नंबर 9, ऑथर जब कहती हैं कि अब वो बहुत ज़्यादा पेशेंट हो गई हैं तो उसका रीज़न क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब वो इतनी पेशेंट इसलिए हैं क्योंकि उनके पास लिखने के लिए बहुत कुछ है। जब तक उनके पास कुछ भी लिखने के लिए होता है तब तक उन्हें लगता है कि वो अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रही। तो यानी कि जब भी वो किसी जानवर के लिए या किसी शॉट के लिए वेट कर रही होती हैं उस टाइम पर वो कुछ लिखने लग जाती हैं। ऑप्शन ए, शी डज़ अदर थिंग्स वाइल वेटिंग। ये बात जो है बिल्कुल सही है। अदर थिंग्स में आती है हमारा लिखना या जो भी है। शी हैज़ गॉट यूज टू वेटिंग, ये बात गलत है, ऐसा कहीं पैसेज में नहीं लिखा है। शी कैन कॉन्सेंट्रेट बेटर दैन शी यूज टू, ये भी गलत है। शी नोज़ द रिजल्ट विल बी वर्थ इट, ये ऑब्वियसली उन्हें पता होगा लेकिन ये बात उन्होंने नहीं लिखी है पैसेज में। पैसेज में उन्होंने ये लिखा है कि मैं इसलिए पेशेंट हो गई हूँ क्योंकि मेरे पास अब दूसरी चीज़ें हैं करने के लिए जिस टाइम पे मैं वेट कर रही होती हूँ। सो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। इनमें से कौन सी बात है जो कि राइटर को पूरी अच्छी तरह से डिस्क्राइब करती है, या हम कह सकते हैं पैसेज से हम कौन सी बात है जो राइटर के बारे में डिड्यूस कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं। ऑप्शन ए, प्राउड। तो कहीं भी आप पैसेज में नहीं देखते कि ऑथर बहुत प्राउड हो रही हैं या वो ये कह रही हैं कि मैं तो बहुत महान वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूँ, इस तरह की बातें वो नहीं कर रही हैं। सिंपली वो अपने ओपिनियंस बता रही है, सिंपली अपनी लाइफ में जो उनके साथ चीज़ें हुई हैं वो बता रही हैं। सो शी इज़ नॉट प्राउड, तो ऑप्शन ए तो गलत होगा। सेंसिटिव, ये बात हम मान सकते हैं उनके बारे में क्योंकि वो कई जगहों पर कह रही हैं कि लोगों को एनिमल्स के बारे में भी सोचना चाहिए, उनकी फीलिंग्स के बारे में सोचना चाहिए, और वो उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो उनकी तरफ इग्नोरेंट है, ये बात बहुत गलत है। ठीक है, हमें उनके लिए सोचना चाहिए, उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए और उन्हें अपने नेचुरल सराउंडिंग से निकाल के किसी और सराउंडिंग में नहीं रखना चाहिए। अग्रेसिव, ये बात गलत है, कहीं भी उन्होंने अपना अग्रेशन शो नहीं किया है, कहीं भी वो एंग्री नहीं हुई हैं, किसी पे गुस्सा नहीं हुई हैं। डिसअपॉइंटेड, ये बात भी गलत है, वो अपनी लाइफ से बिल्कुल डिसअपॉइंटेड नहीं है, वो इनफैक्ट काफ़ी खुश हैं अब और उन्हें अच्छा लगता है अपना प्रोफेशन। सो वो डिसअपॉइंटेड क्यों होंगी, है ना, वो दुखी क्यों होंगी। सो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। नाउ वी मूव ऑन टू द पैसेज गिवन इन क्लैट 2009। इस पैसेज के अंदर आपको न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में लिखा हुआ मिलेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो वेपन्स होते हैं इनका प्रोडक्शन और यूज़ जो भी कंट्रीज़ कर रही हैं, ठीक है, वो सब मोरालिटी के अगेंस्ट तो है ही, मोरालिटी के साथ साथ हमारे लॉ के भी अगेंस्ट है। यानी कि अगर हम अपनी एथिकल वैल्यूज़ के हिसाब से देखें या हम हमारे लॉ की तरफ से देखें, दोनों ही तरह से जो इसका प्रोडक्शन और यूज़ है वो गलत है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो मॉरल वैल्यूज़ है या हमारे जो रिलीजन्स है उसमें मना किया गया है कि आपको लोगों को नहीं मारना है। ठीक है, ये गलत है लोगों का मर्डर करना, और लॉ के अंदर भी किसी का मर्डर करना जो है वो एक इल्लीगल चीज़ है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये चीज़ें दोनों अगर मिलके प्रेशर बनाए तो शायद न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं उनका बनना कम हो सकता है। और दूसरी चीज़ जो इसको कम कर सकती है वो है साइंटिस्ट जो हैं जिनके अंदर इतनी नॉलेज है, अगर वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ले कि भाई हमें अपनी नॉलेज अच्छी जगह इस्तेमाल करनी है, बुरी जगह नहीं करनी है, तो शायद कुछ फ़र्क पड़ सकता है। अभी के टाइम में 50% से ज़्यादा साइंटिस्ट जो हैं वो वेपन्स बनाने में लगे हुए हैं, जबकि दुनिया के अंदर इतनी ज़्यादा पॉवर्टी है, उसके लिए कोई साइंटिस्ट कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, तो ऑथर इस बात से बहुत दुखी है। इनफैक्ट एक मीटिंग हुई है जिसके अंदर ये बताया गया है कि न्यूक्लियर वॉर अगर कभी होता है तो उसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। ठीक है, तो उस वॉर के अंदर यही बताया गया है कि वॉर के बाद में जो है सब फ्रीजिंग टेम्परेचर्स देखे जाएंगे, या हम कह सकते हैं 0 डिग्री से भी कम के जो टेम्परेचर्स हैं वो आप बहुत सारी जगह देख सकते हैं जहाँ पे नॉर्मली इतना कम टेम्परेचर नहीं होता। इसके अलावा लैंड की जो फर्टिलिटी है वो बहुत कम हो जाएगी, है ना, और फर्टिलिटी कम होने से आप एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे, एग्रीकल्चर नहीं होगा तो भाई हंगर बढ़ जाएगी, है ना, स्टार्वेशन होगा, लोग भूखे मरेंगे। तो इस तरह की चीज़ें होंगी। इसके अलावा यूवी रेडिएशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी एटमॉस्फेयर के अंदर, तो हार्म ही हार्म है सब तरफ से। अगर देखा जाए तो न्यूक्लियर वॉर जो है उससे सबका नुकसान होगा। अगर किसी एक पार्ट में भी वॉर होता है, दुनिया के किसी एक कॉन्टिनेंट में भी वॉर होता है, तो भी बाकी सारी जो कंट्रीज़ है, बाकी सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो सब अफेक्ट होने वाले हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि अभी के टाइम में सारी कंट्रीज़ एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं। ठीक है, हर चीज़ के लिए हम एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, इसलिए अगर किसी एक को नुकसान होता है तो सबको हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि उस वॉर की वजह से जो है हमारी जो पॉपुलेशन है ह्यूमंस की वो इतनी कम हो जाए जैसे कि बिल्कुल प्री हिस्टोरिक टाइम में थी, या हम कह सकते हैं बिल्कुल शुरुआत में थी जब ह्यूमंस एग्रीकल्चर करने लगे थे, उस टाइम पे जो थी हमारी पॉपुलेशन, यानी कि बहुत कम। या फिर ऑथर कहते हैं ये भी हो सकता है कि हम एक्सटिंक्ट हो जाएं पूरी तरह से इस न्यूक्लियर वॉर की वजह से। इतना हार्मफुल है न्यूक्लियर वेपन्स का बनना या उनका यूज़ किया जाना, फिर भी उसे यूज़ किया जा रहा है, तो वो बहुत गलत है, ऐसा ऑथर कह रहे हैं।
अब एक्चुअल पैसेज पे आते हैं, तो एक्चुअल पैसेज में भी यही दिया गया है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनका यूज़ और उनका प्रोडक्शन दोनों ही मोरालिटी के अगेंस्ट है, हमारी एथिकल वैल्यूज़ के अगेंस्ट है और हमारे लॉ के भी अगेंस्ट है। इसलिए अगर हम इसके ऊपर कोई लीगल ऑब्जेक्शन लगा देते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा और उसकी वजह से जो आर्ग्यूमेंट बनेगा उसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन वेपन्स के मैन्युफैक्चर को रोकने के लिए, ठीक है। तो अब ये टाइम आ गया है जब साइंटिस्ट जो हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ध्यान दे। उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी नॉलेज को, अपनी एक्सपर्टीज़ को सही जगह पे यूज़ करे, ऐसी चीज़ों पे यूज़ करे जिससे मैनकाइंड का फ़ायदा हो, ठीक है। वो चीज़ वो नहीं कर रहे हैं और वो ऐसी चीज़ों पे अपनी नॉलेज डाल रहे हैं जिसकी वजह से मैनकाइंड को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंच सकता है, ठीक है। तो साइंटिस्ट की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि अभी के टाइम में जो मोर देन 50% साइंटिस्ट हैं, स्किल्ड साइंटिस्ट हैं, वो सब दुनिया के अंदर वेपन इंडस्ट्री के अंदर है ना, वेपन्स बनाने की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। इतनी सारी वैल्यूएबल स्किल जो है इसे हम वेपन्स बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे लोगों की डेथ होगी, कुछ अच्छा नहीं होगा, किसी का बेनिफिट नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है हार्म ही हो रहा है। उसे बनाने के अंदर हम इतना ज़्यादा स्किल लगा रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं, जबकि दुनिया के अंदर पॉवर्टी इतनी ज़्यादा है। तो क्या ये हमारी कॉन्शियस के ऊपर कोई बुरी बात नहीं है? यानी कि हमारी इंसानियत पे सवाल नहीं उठा रही है? ये ऑब्वियसली उठा रही है। तो इसलिए जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने एक मीटिंग रखी थी ये पता करने के लिए कि बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं लॉन्ग टर्म अगर कभी कोई न्यूक्लियर वॉर लड़ा जाता है, ठीक है। तो इससे बहुत ज़्यादा फ्राइटनिंग फोरकास्ट हमारे सामने आए, हमें पता चला कि बहुत बुरी चीज़ें हो सकती है अगर कोई न्यूक्लियर वॉर इस दुनिया में होता है। तो अब ये जो न्यूक्लियर वॉर होगा ना, इसके लॉन्ग टर्म बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स होंगे। ये इफ़ेक्ट्स जो हैं इनमें से पहला है सब फ्रीजिंग टेम्परेचर्स, या ऐसे टेम्परेचर्स जो माइनस में जाते हो, ठीक है, 0 डिग्री से भी कम के टेम्परेचर्स ऐसी जगहों पे जहाँ पे पहले शायद इतने कम टेम्परेचर्स कभी ना हुए हो। लो लाइट लेवल्स, ठीक है, हाई डोजेज ऑफ आयनाइजिंग एंड यूवी रेडिएशंस, इतनी ज़्यादा रेडिएशंस हो जाएंगी, इतनी हार्मफुल होती है रेडिएशंस हमारी बॉडी के लिए, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। और ये जो लार्ज स्केल न्यूक्लियर वॉर होगा ना, ये हो सकता है हमारी पूरी बायोलॉजिकल सपोर्ट सिस्टम और हमारी पूरी सिविलाइजेशन को ख़त्म कर सकता है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है हमारे अर्थ के ऊपरी भाग को, या हम कह सकते हैं नदर्न हेमिस्फीयर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके अलावा जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो ऑलमोस्ट 1 साल के लिए रेस्ट्रिक्ट हो सकती है, ख़त्म हो सकती है, या हम एग्रीकल्चर ऑलमोस्ट 1 साल तक के लिए नहीं कर सकते। तो पोस्ट वॉर सर्वाइवर्स जो हैं वो स्टारवेशन से मर जाएंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो लोग उस वॉर में हार गए वो तो मर ही गए, जो जीत गए ना वो भी भूख से मर जाएंगे, ठीक है। तो कोई मतलब ही नहीं है इस न्यूक्लियर वॉर का, है ना। इस तरह की फ्रीजिंग कंडीशंस होंगी, डार्क होगा हमेशा, इतने लीथल डोजेस होंगे रेडिएशन के, तो इन सब चीज़ों से जो है जो सर्वाइवर्स हैं वो भी मर जाएंगे। तो कोई मतलब ही नहीं है इस वॉर का। अब ऐसा कहा जा रहा है कि नदर्न हेमिस्फीयर तो डिस्ट्रॉय होगा ही, अगर नदर्न हेमिस्फीयर डिस्ट्रॉय हो गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस सदर्न हेमिस्फीयर को भी झेलने पड़ेंगे, क्योंकि अभी के टाइम में जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो सब एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है ना। तो अगर एक जगह अफेक्ट होती है तो बाकी सब जगह की इकोनॉमी भी अफेक्ट होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोई वॉर हुआ तो सदर्न हेमिस्फीयर वाले लोग बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होंगे अफेक्ट। इनफैक्ट रेडिएशन जो है वो ट्रैवल भी करती है ना, ट्रैवल करके वो दूर दूर तक जा भी सकती है, ठीक है। और इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे जो एनिमल्स हैं अर्थ के अंदर रहने वाले वो सब एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स सब एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो होमोसेपियंस है यानी कि ह्यूमंस जो हैं उनकी पॉपुलेशन साइज़ बिल्कुल कम होके प्री हिस्टोरिक लेवल्स तक जा सकती है या फिर उससे भी कम हो सकती है। और उसके अलावा हमारी स्पीशीज़ का पूरी तरह से एक्सटिंक्शन भी हो सकता है। 1 तो ये पूछ रहे हैं कि डिलीटीरियस जो है इसका ऑपोजिट बताना है हमें। डिलीटीरियस का सीधा सा मतलब होता है हार्मफुल, ठीक है। अब अगर ऐसा कोई शब्द आता है जिसका मतलब आपको नहीं पता जनरली, तो आप पैसेज में देख ले कि वो कहाँ दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ साइंटिस्ट हु नोइंगली यूज द एक्सपर्टीज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सच वेपन्स विच हैज़ डिलीटीरियस इफेक्ट ऑन मैनकाइंड। यानी कि इस वर्ड को पढ़ के हम ये समझ सकते हैं कि यार कुछ तो बुरा इफेक्ट होगा मैनकाइंड के ऊपर, यानी कि अच्छा इफेक्ट नहीं होगा। अगर हम इसे ऑपोजिट करना चाहे तो इसका मतलब ये कि अच्छा इफेक्ट होगा मैनकाइंड पे। तो ऑप्शन ए देखते हैं बेनिफिशियल, ये बिल्कुल सही होना चाहिए क्योंकि हार्मफुल का ऑपोजिट तो बेनिफिशियल ही होगा। हार्मफुल नहीं हो सकता क्योंकि ये इसका खुद का मीनिंग है। इररिपेयरेबल, ये बात भी गलत होगी, ठीक है, क्योंकि
हम ये कह सकते हैं कि हार्मफुल का ऑपोजिट इररिपेयरेबल नहीं हो सकता। नॉन कॉग्निजेबल का मतलब होता है नॉट सीरियस, तो डिलीटीरियस का मतलब सीरियस नहीं था, इसलिए नॉन कॉग्निजेबल जो है ये इसका ऑपोजिट नहीं हो सकता। सो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। नंबर 2, ऑथर का ऑब्जेक्टिव क्या था या एम क्या था इस पैसेज को लिखने का। तो मुझे लगता है पैसेज में ऑथर यही बताना चाह रहे थे कि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा बुरे इफ़ेक्ट्स होते हैं। हाईलाइट द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एज एन इफेक्टिव पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर। ये बात गलत है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। ऑथर कहीं ये नहीं कह रहे कि न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल करके हम पॉपुलेशन को कम कर सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है। ये कोई क्रेज़ी इंसान ही सोच सकता है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करके और लोगों को मार देते हैं ताकि पॉपुलेशन कम हो जाए। इलास्ट्रेट द डेविस्टेटिंग इफेक्ट्स ऑफ यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ऑन मैनकाइंड। ये बात जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑथर यही तो बता रहे हैं ना कि न्यूक्लियर वेपन्स किस तरह से मैनकाइंड के लिए बहुत बुरी है, किस तरह के इफ़ेक्ट्स वो शो कर देगी। ड्यूली हाईलाइट द सुप्रीमेसी ऑफ नेशंस विच पजेस न्यूक्लियर वेपन्स। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑथर कहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल और उसका प्रोडक्शन दोनों ही मोरालिटी एज वेल एज लॉ के अगेंस्ट है। तो वो ऑब्वियस सी बात है, किसी भी नेशन की सुप्रीमेसी नहीं बताना चाह रहे। समराइज द लॉन्ग बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ये बात भी गलत है, क्योंकि पूरे पैसेज में सिर्फ इफ़ेक्ट्स नहीं बताए गए हैं, ठीक है। एक पैराग्राफ के अंदर लॉन्ग बायोलॉजिकल इफेक्ट्स बताए गए हैं, और जो पहला वाला पैराग्राफ था उसमें सिंपली ये बताया गया कि न्यूक्लियर वेपन्स मैनकाइंड के लिए बहुत बुरे हैं। सो ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, वो साइंटिस्ट जो कि ये डिस्ट्रक्टिव वेपन्स बना रहे हैं वो कैसे हैं। ऑप्शन ए, वेरी फ्यू इन नंबर। ये बात गलत है, क्योंकि हमें पता है पैसेज में लिखा हुआ है मोर देन 50% जो है वो इस काम में लगे हुए हैं, तो ये फ्यू नहीं है। इररिस्पॉन्सिबल एंड इनकॉम्पिटेंट। अब ये इररिस्पॉन्सिबल तो हैं, पर ये इनकॉम्पिटेंट नहीं हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है। ऑथर खुद कहते हैं कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है, फिर भी ये अपनी नॉलेज को गलत जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इररिस्पॉन्सिबल तो ये हैं, इनकॉम्पिटेंट नहीं है। मोर देन हाफ ऑफ द टोटल नंबर। ये बात जो है बिल्कुल सही है, पैसेज में ये लिखा हुआ है। एंगेज्ड इन द आर्मामेंट्स इंडस्ट्री अगेंस्ट देयर डिज़ायर। ऐसा कहीं उन्होंने नहीं लिखा है कि वो अपनी मर्ज़ी के खिलाफ वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। पैसेज के अंदर जो बात की जा रही है यूज़ और मैन्युफैक्चर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, उसके बारे में कौन सी बात सही है। ऑप्शन ए, डज़ नॉट स्टैंड द टेस्ट ऑफ लीगैलिटी। ये ऑप्शन सही हो सकता है, बट हम और भी ऑप्शंस को देख लेते हैं। पोजेसेस लीगल स्ट्रेंथ ऑल्दो इट डज़ नॉट हैव मॉरल स्टैंडिंग। तो ये बात जो है ये गलत है। पैसेज में ऐसा दिया गया है कि लीगल स्ट्रेंथ एज वेल एज मॉरल स्टैंडिंग दोनों ही इसके पास नहीं है, दोनों ही तरीके से ये गलत है। इज़ एक्सेप्टेबल ओनली ऑन मॉरल ग्राउंड्स। ये तो बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि मॉरालिटी के हिसाब से तो आपको न्यूक्लियर वेपन्स बनाने ही नहीं चाहिए। बिकम स्ट्रॉन्गर इफ़ लीगल एंड मॉरल कंसिडरेशंस आर कंबाइंड। तो अब हमारा जो चॉइस हमें करनी है वो ए और डी के बीच में करनी है। अब आप पैसेज में जब देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है साफ साफ कि लॉ एज वेल एज मोरालिटी दोनों ही अगर मिल जाते हैं, अगर उनको कंबाइन कर लिया जाता है, तो ये आर्ग्यूमेंट जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर लीगल ऑब्जेक्शन मॉरल ऑब्जेक्शन के साथ ऐड कर दिया जाए तो इन वेपन्स के मैन्युफैक्चर को हम रोक सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन ए में देखेंगे डज़ नॉट स्टैंड द टेस्ट ऑफ लीगैलिटी। तो आप देखेंगे अगर ये लीगैलिटी के टेस्ट को स्टैंड नहीं करता ना, तो अभी जितने भी देश ये न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं वो नहीं बना पाते, ठीक है, क्योंकि वो लॉ के अगेंस्ट होता। क्योंकि वो इस टेस्ट को पास कर पा रहे हैं, इसीलिए वो बना रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स। तो सीधी सी बात यह है कि वो लॉफुली करेक्ट नहीं है, लेकिन लीगली रॉन्ग भी नहीं है। किसी भी कंट्री में ये लीगली गलत नहीं बताया गया कि आप न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना सकते, सारी कंट्रीज़ बना रही हैं, ठीक है। तो ऑथर की बात जो है वो सच तभी मानी जाएगी जब कि हम ये कहेंगे कि लीगल और मॉरल दोनों ही तरीके से अगर हम फोर्स करें तो ये आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, और शायद उसके बाद फिर न्यूक्लियर वेपन्स का मैन्युफैक्चर जो है वो रुक जाए। सो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। ऑथर के हिसाब से इनमें से कौन सी बात सही है। ऑप्शन ए, यूटिलाइजेशन ऑफ साइंटिफिक स्किल्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ वेपन्स इज़ अप्रोप्रिएट। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आपको याद हो पैसेज में लिखा हुआ है कि ये जो वेपन्स के अंदर साइंटिफिक स्किल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, ये बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। मैन्युफैक्चर ऑफ वेपन्स ऑफ डेथ वुड हेल्प इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये पैसेज के हिसाब से भी गलत है और कॉमन सेंस के हिसाब से भी गलत है। ऑब्वियस सी बात है, आप वेपन्स बना के किसी की भूख नहीं मिटा सकते।
स्पेंडिंग मनी ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ वेपन्स मे बी जस्टिफाइबल सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑदर इस बात को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहे कि आपको वेपन्स में बहुत सारा पैसा खर्च करना चाहिए या फिर वेपन्स बनाने चाहिए इतने सारे, क्योंकि ये ह्यूमैनिटी के लिए बहुत डिस्ट्रक्टिव हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ वैल्यूएबल नॉलेज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ लीथल वेपन्स इज़ इनह्यूमन। ये बात जो है बिल्कुल सही है। ऑदर यही कह रहे हैं कि ये बहुत गलत बात है कि आप अपनी इतनी वैल्यूएबल नॉलेज को वेपन्स बनाने में लगा रहे हो जिससे कि लोग मर जाएंगे, और जहाँ पे लोग भूखे हैं वहाँ पे आप अपनी साइंटिफिक नॉलेज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मतलब आप कुछ अच्छा नहीं करना चाह रहे अपनी नॉलेज के साथ। सो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। नंबर 6, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि एक इफेक्ट है न्यूक्लियर वॉर का? ऑप्शन ए, फर्टिलिटी ऑफ लैंड विल बी लॉस्ट फॉर अ ईयर और सो। ये बात जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि पैसेज में लिखा हुआ है कि प्रोडक्टिविटी जो है एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम की वो सिवियरली रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी एक ईयर या उससे भी ज़्यादा के लिए। पोस्ट वॉर सर्वाइवर्स बीइंग वेरी फ्यू विल हैव अबंडेंट फूड। ये बात बिल्कुल गलत है। पैसेज में लिखा हुआ है कि जो पोस्ट वॉर सर्वाइवर्स होंगे ना, जो बच जाएंगे, जो जीत जाएंगे वॉर को, वो भी भूख से मर जाएंगे क्योंकि उनके पास खाना नहीं होगा। लाइट्स वुड बी कूलर एंड मोर कंफर्टेबल। ये बात तो बिल्कुल ही गलत है। इनफैक्ट पैसेज में ये दिया गया है कि लाइट्स जो हैं वो बहुत लो होंगी, ठीक है। सदर्न हेमिस्फीयर वुड रिमेन क्वाइट सेफ इन द पोस्ट वॉर पीरियड। ये भी गलत है, क्योंकि उसमें कहा गया है कि चाहे नदर्न हेमिस्फीयर डिस्ट्रॉय हो चाहे कोई और जगह डिस्ट्रॉय हो, सारी ही जगह अफेक्ट होगी। सदर्न हेमिस्फीयर भी अफेक्ट होगा, क्योंकि अभी के टाइम में सारी कंट्रीज़ एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। सो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे जो वर्ड डिवोटेड का इस्तेमाल किया गया है, इसका पैसेज के हिसाब से क्या मतलब है? तो पैसेज में दिया गया है कि हाउ अप्रोप्रिएट इट इज़ दैट ऑल वैल्यूएबल स्किल्स शुड बी डिवोटेड टू द मैन्युफैक्चर ऑफ वेपन्स, है ना। यानी कि अगर आप अपनी नॉलेज का गलत इस्तेमाल करके और वेपन्स बना रहे हो जिससे कि इतने सारे लोग मर सकते हैं, तो वो एक बहुत बुरी बात है। ऑप्शन ए, डेडिकेटेड फॉर अ गुड कॉज। ये बात गलत होगा। ऑब्वियस सी बात है कि ये कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। यूटिलाइज्ड फॉर बेटरमेंट, किसी का बेटरमेंट नहीं हो रहा वेपन्स बनाने से। अब्यूज्ड फॉर डिस्ट्रक्शन, ये बात जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी नॉलेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी नॉलेज को डिवोट कर रहे हैं। अंडर यूटिलाइज्ड, ये बात भी गलत है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को डिवोट करते हो मतलब आप उसको पूरी तरह से यूटिलाइज़ कर रहे हो। अब आप अच्छी तरह के लिए यूटिलाइज़ करो या गलत चीज़ के लिए यूटिलाइज़ करो, वो आपके ऊपर है, लेकिन आप पूरा यूटिलाइज़ कर रहे हो उसको। सो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सी वो चीज़ है जो कि बायोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस नहीं है न्यूक्लियर वॉर की? ऑप्शन ए, फॉल इन टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो है ये आंसर सही नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक बायोलॉजिकल इफेक्ट है न्यूक्लियर वॉर का। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये भी इफ़ेक्ट है। हाई डोजेज ऑफ आयनाइजिंग, ये भी इफ़ेक्ट है। अबंडेंट फूड फॉर स्मॉलर पॉपुलेशन, ये बात जो है ये बिल्कुल गलत है। ये न्यूक्लियर वॉर के कॉन्सिक्वेंस नहीं हो सकते। ऑब्वियस ही बात है, न्यूक्लियर वॉर होने से अबंडेंट फूड कैसे हो जाएगा, है ना। फूड तो कम ही होगा ना लोगों के लिए। सो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, पैसेज के हिसाब से न्यूक्लियर वेपन्स का जो इस्तेमाल है वो मोरालिटी के अगेंस्ट माना जाता है। कौन कौन है जो इसे मोरालिटी के अगेंस्ट मानता है? तो पैसेज में ये फर्स्ट लाइन में दिया गया है कि ये यूनिवर्सल सेंटिमेंट है कि न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो मोरालिटी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, मोरालिटी के अगेंस्ट है। ऑप्शन ए, ओनली सच ऑफ दोज नेशंस हु कैन नॉट अफोर्ड मैन्युफैक्चर एंड सेल वेपन्स। ये बात गलत है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ये सारे ही लोग चाह रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल ना हो। ऑलमोस्ट ऑल द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, ये बात जो है बिल्कुल सही है। यहाँ लिखा हुआ है फेयरली यूनिवर्सल सेंटिमेंट, है ना। ओनली द सुपर पावर्स हु कैन अफोर्ड टू मैन्युफैक्चर एंड सेल वेपन्स, ये तो बिल्कुल ही गलत होगा। अगर ये जो सुपर पावर्स हैं ये जो बना सकती है वेपन्स, वो इसे मोरालिटी के अगेंस्ट क्यों मानेंगी, है ना। ऑलमोस्ट सब मान रहे हैं, सिर्फ सुपर पावर्स नहीं मान रही। मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट डिवोट देयर वैल्यूएबल स्किल्स टू मैन्युफैक्चर न्यूक्लियर वेपन्स। तो ये बात जो है ये तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के ही बाहर हो गई है, क्योंकि यहाँ पे साइंटिस्ट की बात करने लग गए हैं ये, है ना। तो ये लोग सिर्फ साइंटिस्ट जो हैं वो इसे मोरालिटी के अगेंस्ट नहीं मानते, क्योंकि अगर ये इसे मोरालिटी के अगेंस्ट मानते तो वो अपनी वैल्यूएबल स्किल न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में नहीं लगाते। सो ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सी बात सही है अकॉर्डिंग टू द पैसेज?
देयर इज़ एवरी लाइकलीहुड ऑफ सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन स्पीशीज़ एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ न्यूक्लियर वॉर। ये बात गलत है। पैसेज में साफ साफ आपको लास्ट लाइन में लिखा हुआ मिलेगा कि हो सकता है ह्यूमन स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट भी हो जाए अगर न्यूक्लियर वॉर होता है तो। न्यूक्लियर वॉर रिस्क्स एंड हार्मफुल इफ़ेक्ट्स आर हाईली एग्जैजरेटेड। ये बात भी गलत है, क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि भाई न्यूक्लियर वॉर के इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, ये एग्जैजरेट नहीं किए जा रहे, ये सच है। द पोस्ट वॉर सर्वाइवर्स वुड बी एक्सपोज टू बेनिफिट्स ऑफ नॉन लीथल रेडिएशन। ये बात तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि लीथल रेडिएशन क्रिएट हो जाएगा वहाँ पे न्यूक्लियर वॉर के बाद। लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द एरियाज विच आर नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड बाय न्यूक्लियर वॉर वुड ऑल्सो सफ़र। ये बात जो है बिल्कुल सही है। आप देखेंगे लिखा हुआ है पैसेज में, देयर वुड बी सिवियर कॉन्सिक्वेंसेज इवन इन एरियाज नॉट अफेक्टेड डायरेक्टली, क्योंकि पूरी इकोनॉमी जो है वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। सो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट, क्योंकि फोर्थ स्टेटमेंट सही है। तो अब हम आते हैं उस पैसेज पे जो आइलेट 2008 में आया था। ये पैसेज जो था वो आइजैक एसिमोव के ऊपर था। ये एक साई-फाई राइटर थे और इन्होंने कई सारी बुक्स लिखी है साइंस फिक्शन की, जिसके अंदर मेनली साइंस और रीज़न को बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है ह्यूमन लाइफ के अंदर, और ये इनकी खुद की बिलीफ भी थी, इसीलिए वो इस तरह की बुक्स लिखते थे। तो एक उनकी बुक थी द फाउंडेशन ट्रायलॉजी। तो 3 पार्ट्स थे इसके, जैसा कि ट्रायलॉजी से आपको समझ आ रहा होगा। तो ये जो किताब थी इसके अंदर एक हीरो था जिसका नाम था हैंस सेल्डन। ये जो हीरो था ये साइंस के इस्तेमाल से प्रिडिक्ट कर चुका था कि भाई इतने सालों बाद जो है हमारी दुनिया ख़त्म होने वाली है। तो उसने इन सारे प्रिडिक्शन से पता कर लिया कि अभी हम क्या गलत कर रहे हैं जिसकी वजह से दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो फिर उसने कई सारे तरीक़ों से साइंस की टेक्निक्स को इस्तेमाल करके उसने फिर हमारी दुनिया को बचा लिया। तो इस तरह का कुछ बताया गया है इसमें। अब लेकिन ये जो किताब है ना, इसके अंदर मेजरली ये बताया जा रहा है कि साइंस जो है वो एक बहुत ही आइडियल चीज़ है, या हम कह सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट होती है साइंस। साइंस कभी चेंज नहीं हो सकती, या फिर हम ये कह सकते हैं साइंस के जो लॉज हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं। उनको बहुत आइडियलाइज़ किया है आइजैक एसिमोव ने, है ना। लेकिन जब वो साइंस की इतनी तारीफ़ें कर रहे थे उस टाइम पे साइंस खुद उनको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा था, क्योंकि हम देख सकते हैं फिज़िक्स में उस टाइम पे जब एटम्स की बात हो रही थी तो ये कहा जा रहा था एक्चुअली में कि भाई अनसर्टेनिटी जो है वो कोई टेम्प्रेरी डिफ़िकल्टी नहीं है, अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी। कोई भी चीज़ हम परफेक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, चाहे वो कोई फॉर्मूला हो, चाहे वो कोई थ्योरी हो, कोई फिनोमेना हो, कुछ भी हो, हम परफेक्टली उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो क्यों हो रहा है या बाद में क्या होगा, हम उसे परफेक्टली नहीं बता सकते। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी, ऐसा फिज़िक्स कहती थी। बायोलॉजी के अंदर आप देखते हैं, बायोलॉजी में एवोल्यूशन चलता रहता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि चेंज चलता रहता है। टाइम के साथ साथ नई नई स्पीशीज़ अर्थ पे आती रहती है और पुरानी स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट होती रहती है, जैसे डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुए, है ना, और अभी नई स्पीशीज़ जनरेट हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें बायोलॉजी में भी होती है, यानी कि बायोलॉजी भी चेंज में बिलीव करती है। ठीक है, वहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी है। हमें नहीं पता अब हमारे बाद कौन सी नई स्पीशीज़ आएगी, है ना, हमें नहीं पता कि उसके बाद कौन सी स्पीशीज़ आएगी, हम कुछ भी परफेक्टली नहीं बता सकते। या हम ये भी नहीं बता सकते कि हम जो है, हम ह्यूमंस जो है वो कब एक्सटिंक्ट होंगे, कोई नहीं जानता। ठीक है, तो इस तरह की जो बातें हैं ये बताती है। एक बटरफ्लाई इफ़ेक्ट दिया हुआ है यहाँ पे। बटरफ्लाई इफ़ेक्ट के हिसाब से ये मानना है कि भाई जो परफेक्टली अगर हम किसी चीज़ को जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हमारे पास परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी तो हमारी बात भी परफेक्ट होगी, लेकिन परफेक्ट इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करना इम्पॉसिबल है, यानी कि किसी भी चीज़ को परफेक्टली एक्सप्लेन करना भी इम्पॉसिबल है। इसी तरह से साइंस जो है वो भी परफेक्ट कभी नहीं हो सकती, क्योंकि उसके अंदर जो हम इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं वो परफेक्टली ऑब्टेन करना, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो बिल्कुल सही हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए साइंस में चेंजेस ज़रूरी हैं, चेंजेस टाइम टाइम पे होते रहते हैं। और इसके बाद ऑथर कहते हैं कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती, साइंस क्या कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। इनफैक्ट वो कहते हैं कि जो आइजैक की जो बुक थी ना, फाउंडेशन ट्रायलॉजी, ये खुद परफेक्ट नहीं थी, है ना। इसके अंदर जो 3 पार्ट्स थे वो खुद बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट थे, यानी कि जो स्टोरी थी वो थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंट थी, या हम कह सकते हैं कि कभी वो कुछ और बात कह रहे थे, कभी कुछ और कह रहे थे। वो किसी मेन एम के बारे में बात नहीं कर रहे थे, उनका कोई एक गोल नहीं था। ठीक है, उस ट्रायलॉजी के अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो लोगों को पसंद भी नहीं आई। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि आइजैक जो हैं, जो साइंस की परफेक्टनेस की बात कर रहे थे, साइंस को आइडियलाइज
आइडियलाइज़ कर रहे थे, उनकी खुद की बुक आइडियलाइज़ नहीं की जा सकी और उनकी खुद की बुक परफेक्ट नहीं बन सकी, क्योंकि दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं हो सकता। तो अब हम एक्चुअल पैसेज पे आते हैं। इसमें ये बताया गया है कि आइज़ैक एसिमोव जो हैं वो एक बहुत ही अच्छे राइटर थे और साइंस फिक्शन पे वो किताबें लिखा करते थे। उनका मेन एम जो था वो ये था कि वो साइंस को पॉपुलराइज़ करना चाहते थे, क्योंकि यही उनका इंटरेस्ट था। साइंस में, रीज़न में, लॉजिक में उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। इसी के लिए वो इन चीज़ों के बारे में किताबें लिखते थे। उनकी जो सबसे फेमस किताब थी वो थी द फाउंडेशन ट्रायलॉजी, ठीक है। 3 पार्ट्स में ये बुक बनी गई थी और इसके अंदर आप क्लियरली देख सकते हो कि एसिमोव ने अपनी खुद की बिलीफ को शो किया है। यानी कि जैसा इस बुक में माना जाता है कि रीज़न और साइंस ह्यूमैनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से जो एसिमोव खुद हैं वो खुद भी यही बिलीव करते हैं, इन पर्सन, इन जनरल, अपनी पर्सनल लाइफ में यही बिलीव करते हैं कि साइंस और रीज़न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस लाइफ में, ठीक है। अभी जो फाउंडेशन बुक है ये डिस्क्राइब करती है ऐसे टाइम को जबकि हमारी जो गैलेक्सी है वो पूरी तरह से कोलैप्स होने वाली है, पूरी तरह से एक्सटिंक्ट होने वाली है। और उसका रीज़न ये नहीं है कि ये गैलेक्सी बहुत बड़ी है, बल्कि इसका रीज़न है शॉर्ट साइटेडनेस ऑफ इट्स लीडर्स। यानी कि जितने भी हमारे लीडर्स हैं, बड़े बड़े जितने रिच लोग हैं, पावरफुल लोग हैं, उन्होंने हमारी धरती को पूरी तरह से ख़राब कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। और इसीलिए इस तरह के एनवायरनमेंट में एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है हैंस सेल्डन, जो कि इन सबको बचाते हैं, ठीक है। वो पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को इन सारे डैमेजेस से या डिस्ट्रक्शन से कंजर्व कर लेते हैं या रिकवर कर लेते हैं और दुनिया को ख़त्म नहीं होने देते। अब ये बताया जा रहा है कि सेल्डन ने दुनिया को एक्चुअली में बचाया कैसे था। तो उन्होंने मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके अगले 1000 सालों में क्या होने वाला है इसे प्रिडिक्ट कर लिया था पहले ही, और उसके बाद उन्होंने उस तरफ अपने कदम बढ़ाने चालू कर दिए, या फिर अपने आइडियाज़ का इस्तेमाल करके, टेक्निक्स का इस्तेमाल करके फ्यूचर को वो एक बेनिफिशियल डायरेक्शन में ले गया, ठीक है। इस तरह के डायरेक्शन में ले गया जहाँ से फिर ह्यूमंस का जो एक्सटिंक्शन है वो रुक गया, या फिर हम कह सकते हैं डीले हो गया। एसिमोव का जो फिक्शन है उसके अंदर ये सारी बातें कि बेनेफिलेंस है, पैटर्नलिस्टिक साइंटिस्ट है, ये सब जो एग्जिस्टेंस को शेप कर रहा है, ये बातें सबसे ज़्यादा एसिमोव की फाउंडेशन सीरीज़ में देखने को मिलती है। जनरली एसिमोव की जितनी भी बुक्स हैं उन सब में यही देखने को मिलेगा आपको कि कोई एक साइंटिस्ट है जो कि हमारे फ्यूचर को शेप कर रहा है या फिर हमारे फ्यूचर को बचा रहा है, ठीक है। और लेकिन सबसे ज़्यादा ये आपको इस बुक में मिलेगी। और ये हम कह सकते हैं कि अभी के टाइम पे अगर कोई इंसान द फाउंडेशन ट्रायलॉजी पढ़ता है तो उसे वो बुक बहुत ज़्यादा नाइव और सेल्फ सर्विंग लगेगी। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि एसिमोव के टाइम पे जो साइंस थी वो एक्चुअली में उसके अंदर जो पॉपुलर कॉन्सेप्ट था साइंस का वो ये था कि हमें इम्यूटेबल लॉज बनाने हैं, यानी कि हमें ऐसे लॉज बनाने हैं जो कभी चेंज ना हो, ठीक है। और ऐसे लॉज हमें बनाने हैं उन चीज़ों के ऊपर जो कि अनसर्टन होती है, जो कि एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, ठीक है। जो चीज़ें चेंज होती हैं उनके ऊपर हमें ऐसे लॉज बनाने हैं जिससे कि हम ये प्रिडिक्ट कर सके कि वो बाद में चेंज होंगी तो कैसे होंगी, उन्हें हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, उन्हें हम कैसे परफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब ये सारी बातें एसिमोव लिख रहे थे उस टाइम पे साइंस खुद चेंज हो रही थी। तो अब ये बताया जा रहा है कि साइंस जो है वो किस तरह से चेंज हो रही थी, ठीक है। फिज़िक्स में अगर हम देखें तो पहले जब मैटर की स्टडी की जाती थी तो ये माना जाता था कि एटम्स साइंस के अंदर, मैटर के अंदर सबसे बेसिक यूनिट होती है। लेकिन बाद में जब हमने स्टडीज़ करी तो हमें पता चला कि सब एटॉमिक लेवल पे भी पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, उससे भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इन चीज़ों से हमें पता चला कि इनडिटर्मिनेसी या अनसर्टनिटी जो है किसी भी चीज़ की वो कोई टेम्प्रेरी डिफ़िकल्टी नहीं है, वो कोई टेम्प्रेरी प्रॉब्लम नहीं है जिसको हम ओवरकम कर सके या उसको हम ठीक कर सके। बट फिज़िक्स का ये एक एसेंशियल प्रिंसिपल है, इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ठीक है। यानी कि फ़िज़िक्स ये मानती है कि थोड़ी बहुत अनसर्टनिटी हर चीज़ में होनी चाहिए, हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती। वहीं पे बायोलॉजी के अंदर अगर हम देखते हैं तो बायोलॉजी में एवोल्यूशन हर टाइम पे होता रहता है। हमें नहीं पता किस टाइम पे कैसा एवोल्यूशन होगा, किस तरह से कैसा चेंज आएगा, कितने सालों बाद किस तरह का एनवायरनमेंट होगा, कितने सालों बाद कौन सी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाएगी, कौन सी नई स्पीशीज़ आ जाएगी, हमें कुछ भी नहीं पता। तो इसमें कितनी ज़्यादा अनसर्टनिटी है ना। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि एसिमोव की जब डेथ हुई उस टाइम पे मैथमेटिक्स जो है
उसमें एक बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट है, बटरफ्लाई इफ़ेक्ट जिसे हम कहते हैं, वो बहुत पॉपुलर हो रहा था। इस इफ़ेक्ट के हिसाब से थ्योरी जो है इसकी वो ये कहती है कि परफेक्ट प्रिडिक्शन अगर हमें किसी चीज़ का करना हो तो उसके लिए हमें परफेक्ट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, और क्योंकि परफेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर पाना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, ठीक है, हम नहीं ऑब्टेन कर सकते परफेक्ट इन्फॉर्मेशन। हम नहीं जानते ना कि हमें जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली है वो सही है या गलत है। हम गारंटीड तौर पे नहीं कह सकते कि इन्फॉर्मेशन आगे जाकर भी सही ही प्रूव होगी, हो सकता है बाद में जाके कोई हमारी इन्फॉर्मेशन को गलत प्रूव कर दे। इसलिए कभी भी कोई परफेक्ट प्रिडिक्शन नहीं हो सकता, नहीं कर सकते हैं हम, ठीक है। अभी जो साइंस है वो खुद एसिमोव की आइडियलाइजेशन से बहुत ज़्यादा हम ये कह सकते हैं पॉपुलराइज तो हो गई, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये चीज़ अगर हम नॉर्मल लाइफ में भी देखें तो कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती। और जो एसिमोव खुद साइंस को आइडियलाइज कर रहे थे, या वो ये कह रहे थे कि साइंस जो है वो परफेक्ट है, उनकी खुद की जो किताब है ना फाउंडेशन, वो खुद परफेक्ट नहीं है, ऐसा ऑथर कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इनकी जो सीक्वल्स है ना, तीनों जो बुक्स हैं, वो एक तरह से एसिमोव की जो दूसरी नॉवेल्स हैं उनसे रिलेटेड थे, या हम ये कह सकते हैं कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं लग रहे थे, बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसीज देखने को मिल रही थी। तो उनकी जो बुक है वो खुद भी परफेक्ट नहीं थी, और इससे हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1, पैसेज का मेन पॉइंट क्या है, या हम कह सकते हैं मेन एम क्या है पैसेज का। तो पैसेज में यही बताया जा रहा है कि आइजैक एसिमोव जो बुक्स लिखते थे उसके अंदर साइंस को वो ऐसी स्टडी बताते थे जो कि बिल्कुल परफेक्ट है, या हम ये कह सकते हैं कि जिससे हम परफेक्ट प्रेडिक्शंस लगा सकते हैं, जिसके अंदर कोई अनसर्टनिटी हो ही नहीं सकती, है ना। जबकि उस टाइम की जो साइंस है वो खुद चेंज हो रही थी, ठीक है। सारी साइंसेस कह रही थी कि थोड़ी बहुत अनसर्टनिटी हर चीज़ में होनी चाहिए, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती। ऑप्शन है, आइजैक एसिमोव्स ग्रेटेस्ट वर्क द फाउंडेशन ट्रायोलॉजी इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द कॉमन ट्रूथ ऑफ बेनेवलेंट एंड पैटर्नलिस्टिक साइंटिस्ट। तो ये बात जो है सही है, फाउंडेशन ट्रायोलॉजी में एक साइंटिस्ट की बात हुई है जिसने दुनिया को बचाया है, लेकिन ये बात, ये जो स्टेटमेंट है, ये पैसेज में होते हुए भी पैसेज का मेन पॉइंट नहीं है। पैसेज में ये बात नहीं बताई जा रही है कि साइंटिस्ट जो है वो बहुत बेनेवलेंट होते हैं, ये मेन पॉइंट नहीं है। Popularizations of science are always to some degree dependent on idealizations and simplifications of that science। तो ये बात जो है गलत है। ज़रूरी नहीं है कि हम अगर साइंस को पॉपुलराइज़ करना चाह रहे हैं तो हम आइडियलाइज़ कर दें उसको, ये कह दें कि वो तो परफेक्ट है, उसके अंदर कुछ भी गलत हो ही नहीं सकता। The impossibility of the conceit on which Isaac Asimov's Foundation trilogy is based demonstrates that Asimov's fiction was based on imperfect understanding of science। इसका मतलब सीधे से ये लोग ये कहना चाह रहे हैं कि आइजैक एसिमोव ने जो अपनी बुक के अंदर गलती दिखाई थी, यानी कि उनकी बुक के अंदर उन्होंने बताया था कि जो हैंस सेल्डन है उसे प्रिडिक्ट कर सकता है वो आगे 1000 सालों को, तो वो चीज़ साइंस के हिसाब से इम्परफेक्ट थी। ये बात ऑथर प्रूव करना चाह रहे हैं, तो ये बात गलत है। ऑथर ये प्रूव नहीं करना चाह रहे कि एसिमोव गलत थे, ठीक है। वो ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि जिस साइंस को आइजैक एसिमोव परफेक्ट बता रहे थे अपनी किताबों में, वो साइंस एक्चुअल में परफेक्ट नहीं है, ठीक है। आइजैक एसिमोव्स आइडियलाइजेशन ऑफ साइंस एज रिवील्ड इन फाउंडेशन सीरीज वाज कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय द साइंस ऑफ हिज टाइम। उन टाइम्स की जो साइंस थी वो चेंज हो रही थी, जबकि एसिमोव अपनी किताबों में लिख रहे थे कि साइंस तो आइडियल होती है, परफेक्ट होती है, कभी चेंज नहीं हो सकती। विच वॉज इंक्रीजिंगली फोकस्ड ऑन chaos एंड इनडिटर्मिनेसी। ये बात जो है बिल्कुल सही है, यही पैसेज का मेन एम है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइनल पैराग्राफ जो है इस पैसेज का, उसका पर्पस क्या है, ठीक है। तो फाइनल पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि एसिमोव के हिसाब से जो ये बात थी कि भाई साइंस जो है वो बदल नहीं सकती, वो परफेक्ट है, उसके अंदर सारे ऐसे लॉज हैं जो बिल्कुल सर्टन हैं, ठीक है, वो कभी चेंज नहीं किए जा सकते, या फिर उससे हम कुछ भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं बिल्कुल सही तरीके से। वो बात गलत प्रूव करी है खुद साइंस ने, ठीक है। और साइंस ने उस टाइम की जो थी उसने बता दिया कि हम चेंज किए जा सकते हैं, ठीक है, हम कुछ भी सर्टनिटी के साथ
एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हमारे अंदर भी कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि परफेक्ट नहीं हैं। तो यही बात जो है वो पर्पस है फाइनल पैराग्राफ का, यही बताना चाह रहा है। ऑप्शन ए, अल्टीमेट फेलियर ऑफ फाउंडेशन सीरीज एज अ कोहेरेंट साइंटिफिक नरेटिव इज डिस्कस्ड। अब लास्ट की 2-3 लाइनों में ये बताया गया है कि फाउंडेशन सीरीज़ जो है वो एक तरह से अल्टीमेट फेलियर साबित हो गई, क्योंकि वो खुद भी परफेक्ट नहीं थी। लेकिन पैसेज का पर्पस ये बताना नहीं था कि फाउंडेशन सीरीज़ जो है वो फेलियर साबित हुई। वो क्यों साबित हुई ऐसी, ये बताना था। A claim is made about the purpose of Asimov's writing and then is finally rejected। ये बात गलत है, ठीक है। जो पर्पस थी एसिमोव की राइटिंग की वो बिल्कुल सही थी, उसे रिजेक्ट नहीं किया गया। A key theme of Asimov's foundation series is described and discoveries in science that seem to कॉन्ट्रडिक्ट दैट थीम आर आउटलाइंड। ये बात जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि एसिमोव जो है उसकी सीरीज़ में वही साइंस को परफेक्ट बताया गया था, जबकि उस टाइम की जो डिस्कवरीज थी साइंस की वो ये कह रही थी कि भाई हम जो हैं चेंज हो सकते हैं, हम अनसर्टन हैं, हम परफेक्ट नहीं हैं, ठीक है। तो यही फाइनल पैराग्राफ का पर्पस था। द हिस्ट्री ऑफ साइंस इज़ यूज टू डेमोन्स्ट्रेट द फॉल्सिटी ऑफ अ वाइडली बिलीव्ड क्लेम अबाउट द पावर ऑफ ह्यूमन रीज़न। ये बात गलत है, ऐसा कुछ भी पैसेज में नहीं दिया गया है कि साइंस की हिस्ट्री जो है वो ये बताती है कि ह्यूमन रीज़न बहुत पावरफुल है। ये चीज़ गलत है, मतलब ऐसा कुछ नहीं दिया गया है फाइनल पैराग्राफ में। सो ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, ऑदर जो है उन्होंने एक कॉमन क्लेम की बात क्यों करी है आइजैक एसिमोव के बारे में। तो पैसेज में ये बात लिखी गई है कि एक कॉमन क्लेम है कि एसिमोव ओनली ऑदर है जिन्होंने ड्यूई डेसिमल सिस्टम की हर कैटेगरी के ऊपर एक बुक लिखी है, ठीक है। यानी कि साइंस के ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी है। मुझे लगता है ऑदर यही कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ कह रहे हैं कि भाई एक्चुअल में ये बात जो है ये अनट्रू है, लेकिन इसकी जो स्पिरिट है वो ये कहती है कि इस आदमी की एक्यूरेट पिक्चर यही है कि उन्होंने एक्चुअल में काफ़ी सारी किताबें जो हैं साइंस के ऊपर लिखी हैं या दूसरी चीज़ों पे लिखी है। ऑप्शन ए, डेमोन्स्ट्रेट दैट मैनी अनट्रू बिलीव्स आर हेल्ड अबाउट हिम। ये बात नहीं बताना चाह रहे हैं ऑदर कि लोग उनके बारे में गलत समझते हैं। अगर वो ऐसा बताना चाहते तो वो नहीं लिखते कि इट्स स्पिरिट प्रोवाइड्स एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द मैन, ठीक है। इलस्ट्रेट द ब्रॉड स्कोप ऑफ हिज इंटरेस्ट एंड राइटिंग्स। ये बात जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर लोग ऐसा बोल रहे हैं कि उन्होंने इतनी सारी किताबें लिखी हैं, इसका मतलब यही है। हो सकता है ये बात सही ना हो कि उन्होंने इतनी सारी लिखी है, बट अगेन इसका मतलब यही हुआ ना कि काफ़ी सारी लिखी होंगी किताबें। अंडरमाइन द क्लेम दैट ही वॉज अ प्रोलिफिक राइटर। तो ये बात जो है ऐसा कुछ भी नहीं करना चाह रहे थे ऑदर। उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि वो प्रोलिफिक राइटर नहीं है। फर्स्ट लाइन में ही उन्होंने कह दिया था कि वो एक बहुत अच्छे राइटर हैं। सब्सटैंशिएट हिज बिलीफ इन द पावर ऑफ ह्यूमन रीज़न। ये बात भी गलत है, ठीक है। ये जो बात है ना कॉमन क्लेम के बारे में, वो ह्यूमन रीज़न के अंदर उनकी जो बिलीफ है उससे कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। ये दोनों बातें कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है कि उन्होंने कितनी सारी बुक्स लिखी थी, है ना, या उनको किन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट था, ठीक है। तो ये बताने के लिए ऑदर ने लिखी है, ये बताने के लिए नहीं कि वो ह्यूमन रीज़न में बिलीव करते थे। सो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, ऑदर जो है वो सेल्डन प्लान को कैसा मानते हैं। ऑप्शन ए, अम्यूज्ड एट द नाइव कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री इट एम्प्लाइज। ये बात गलत है, ठीक है। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है पैसेज में कि वो इस बात से बहुत अम्यूज्ड है कि ये कितना नाइव प्लान है या कितना बिल्कुल बेकार सा प्लान है। इस बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहा है ऑदर ने। अनसर्टन ऑफ द प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ इट्स एप्लीकेशन। ये बात भी गलत है, क्योंकि ऑदर सर्टन है कि ये चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकती। हम इतने हज़ार सालों तक की जो बातें हैं या जो फ्यूचर है उसको क्लियरली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ऑदर ये खुद कहते हैं, ठीक है। तो वो ये सर्टन है इस बात के लिए कि ये जो बात है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, सेल्डन प्लान। एम्बिवेलेंट बिकॉज ऑफ द रिलायंस ऑन ह्यूमन रीज़न इट रिक्वायर्स। ये बात भी गलत है, ऑदर कहीं भी एम्बिवेलेंस शो नहीं कर रहे, ठीक है। वो ये नहीं कह रहे कि शायद ये प्लान सही भी हो सकता है, शायद हो सकता है कि ना पॉसिबल हो, ठीक है। दोनों बातें वो नहीं कर रहे हैं, उनके पास कोई मिक्स्ड फीलिंग्स नहीं है इस चीज़ के बारे में। कन्विंस्ड दैट इट इलस्ट्रेट्स एसिमोव्स एटीट्यूड टुवर्ड्स साइंस। ये बात जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देखेंगे पैसेज में खुद ये बात लिखी गई है कि जो फाउंडेशन ट्रायोलॉजी है वो एक इलस्ट्रेशन है एसिमोव की खुद की बिलीव का, ठीक है। क्योंकि एसिमोव खुद रीज़न और साइंस में बिलीव करते थे, इसलिए उन्होंने ऐसी किताब लिखी जिसके अंदर ये सेल्डन प्लान काम करता है जो रीज़न और साइंस में बिलीव करता है। सो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, बटरफ्लाई इफ़ेक्ट को कौन सा एग्जाम्पल इनमें से इलस्ट्रेट कर रहा है, ठीक है। तो बटरफ्लाई इफ़ेक्ट के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि हम अगर कोई चीज़
परफेक्टली प्रिडिक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें परफेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, और अगर परफेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई इसका मतलब ये है कि वो प्रिडिक्शन गलत प्रूव होगा। और ऑब्वियस सी बात है, हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन जो मिलती है ज़रूरी नहीं है कि वो परफेक्ट हो, इसलिए कोई भी प्रिडिक्शन परफेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, सीधा सा मतलब ये है कि अगर परफेक्ट प्रिडिक्शन लगाना है तो परफेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, और परफेक्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिल नहीं सकती। ठीक है, ऑप्शन ए, अ सिस्टम इम्प्लीमेंटेड टू प्रिडिक्ट वेदर वर्ल्ड वाइड फॉर नेक्स्ट सेंचुरी सून फाउंड टू बी इनअक्यूरेट बिकॉज इट वॉज सप्लाइड विद इनकम्प्लीट डेटा। ये बात जो है बटरफ्लाई इफेक्ट को शो नहीं कर रही, क्योंकि बटरफ्लाई इफेक्ट के हिसाब से हमें डेटा पूरा मिलता है, लेकिन वो डेटा जो है वो परफेक्ट नहीं होता, तभी हमारा प्रिडिक्शन इम्परफेक्ट हो जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है हमें इनकम्प्लीट मिला है डेटा, तो ऑब्वियस सी बात है वो तो फिर गलत ही होगा ना, आपकी जो भी आप करेंगे उससे। एफर्ट्स टू प्रिडिक्ट द रिजल्ट ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन फेल बिकॉज ऑफ इनडिटर्मिनेसी इनहेरेंट इन द बिहेवियर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये बात जो है ये बिल्कुल बटरफ्लाई इफेक्ट को शो कर रही हैं, क्योंकि हम सर्टनली नहीं बता सकते थे कि न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो किस तरह से होगा, और इसलिए वो फेल हो गया। The fossil records indicate that certain adaptations found in many organisms appeared soon after a past catastrophic event. तो ये बात जो है इससे तो ये बटरफ्लाई इफेक्ट के ऑपोजिट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने कुछ अडेप्टेशंस देखे और उससे हमने ये प्रूव कर दिया कि पास्ट में शायद ऐसा कोई इवेंट हुआ होगा, तो हमने प्रिडिक्शन किया है यहाँ पे, है ना। जबकि बटरफ्लाई इफेक्ट ये कहना चाह रहा है कि आपका जो प्रिडिक्शन है वो परफेक्ट नहीं हो सकता कभी भी, और आपका जो डेटा है वो भी परफेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती। तो इनफैक्ट यहाँ पे तो फॉसिल रिकॉर्ड हैं, यानी कि आपके पास एविडेंस जो है वो बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन सी भी गलत होगा। Scientific predictions about the future course of human history are found to be reasonably accurate once existing social theories are reconciled. ये बात भी गलत होगी, क्योंकि बटरफ्लाई इफेक्ट के हिसाब से कोई भी प्रिडिक्शन परफेक्ट नहीं हो सकता, रीजनेबली एक्यूरेट नहीं हो सकता, उसके अंदर कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होगी। वही बात ऑप्शन बी में लिखी गई है कि अनसर्टेनिटी उसमें थी। सो ऑप्शन बी वुड बी करेक्ट, क्योंकि वही बटरफ्लाई इफेक्ट को शो कर रहा है। We have now reached the end of the video. Hope you enjoyed this session. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।